हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हर दिमाग में अनगिनत ख्याल घूमते रहते हैं। कुछ दिमाग खुश होते हैं, कुछ संतुष्ट, कुछ नाराज, तो कुछ गुस्सैल। क्या किसी का चेहरा पढ़कर उसके दिमाग का हाल पता लगाया जा सकता है? किसी के इरादे क्या हैं, वो अगले पल में क्या करने वाला है, क्या ये कोई आसानी से पहचान सकता है? कोई क्या देख रहा है, क्या समझ रहा है, क्या होगी उसकी प्रतिक्रिया, ये कभी जाना जा सकता है? और बिना भूले मुझे रोज फोन करना, ओके? अच्छा भाई चलो, अब जल्दी करो वरना ट्रैफिक बढ़ जाएगी, फिर लेट हो जाएंगे हम लोग। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। बाय माँ। उस साधारण से चेहरे के दिमाग में क्या ख्याल चल रहे थे, क्या इरादा था उसका, कितनी नफरत, कितना लालच था उसके अंदर, कोई अनुमान नहीं लगा सकता था। ना ही बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड अनुमान लगा पाया जब वो बिल्डिंग के अंदर आए। किसी को कोई भनक नहीं लगी जब उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। दीपा राठी तो बिल्कुल ही अनजान थी। बिना किसी डर के उसने उनके लिए दरवाजा खोला। जुर्म करने के बाद कौन मुजरिम पकड़ा जाना चाहेगा? अधिकारी बहुत दूर भागने की कोशिश करेंगे वो। देखते हैं कितनी दूर भागते हैं। लाखों लोगों के बीच कहां छुपेंगे, कैसे छुपेंगे? हम भी उनका साया बनकर उन्हें उनकी असली जगह पहुंचाएंगे, सलाखों के पीछे। 12 जुलाई 2012 की शाम को जुर्म डिटेक्ट हुआ जब अरुण राठी अपने घर लौटे। क्या था यह जुर्म? वो लोग आराम से चलते हुए घर में आए थे और आराम से निकल गए। पता नहीं चल रहा था कि वो लोग क्यों आए थे और आसानी से निकल कैसे गए। दीपा, पूरा घर अंधेरा किया हुआ। दीपा, 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 दीपा। मेरी दोनों बेटियां अमेरिका गई हुई हैं।
मैं भी नहीं था घर पे। अरुण जी बता सकेंगे जब आप अंदर आए क्या देखा आपने? सब कुछ हो जाने के बाद पहुंचा मैं, सब खत्म हो गया। कहाँ से आ रहे थे आप? मेरा ज्वेलरी का शोरूम है पास में ही, हर रोज की तरह आज भी आया। किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो अपनी चाबी लगा के खोला और अंधेरा था चारों तरफ। मैं आवाज लगाते हुए अंदर बेडरूम में गया। सर, घर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। अरुण राठी का ज्वेलरी का शोरूम है। घर में काफी ज्वेलरी रखी होगी। अब क्या क्या गया है ये तो हमें अरुण राठी ही बता पाएंगे। सर, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। कहीं भी कोई ऐसा निशान नहीं मिला जो ये साबित करे कि खूनी जबरदस्ती घर में घुसे थे। दीपा राठी की लाश हमें बेडरूम में मिली। लगता है उनका कत्ल भी बेडरूम में ही हुआ। दीपा राठी ने खुद दरवाजा खोला, वो दाखिल हुआ या फिर हुए और फिर बेडरूम में उन्होंने दीपा राठी का कत्ल कर दिया। साहब, मेरी ड्यूटी शाम 6 बजे की थी। जब से मैं आया मैंने किसी को भी राठी साहब के घर जाते हुए नहीं देखा। शाम 6 बजे से पहले भी राठी साहब के घर किसी की एंट्री नहीं दिखाई दी। ऐसा क्यों? अगर तुम शाम के 6 बजे ड्यूटी पर आए तो दिन में ड्यूटी किसकी थी? साहब, मेरे से पहले विश्वास पारखी की ड्यूटी थी। इस विश्वास पार्की का नंबर दो। सर, एक फ्लैट में कारपेंटरी का काम चल रहा था। किसी मुकेश मिश्रा का फ्लैट है। बुलाओ मुकेश मिश्रा को। काम तो चल रहा है सर, लेकिन आज मिस्त्री लोगों की छुट्टी थी, कोई नहीं आया फ्लैट पर सर। रजिस्टर में की उनकी कल की एंट्री दिखाइए। ये है ना सर, फ्लैट नंबर 401। ये मेरे वर्कर्स की एंट्री है सर। सर, उनके आने का और उनके जाने का दोनों की एंट्री है सर। अरविंद, सुभाष और राम, ये तीनों ही हैं और भी हैं? नहीं सर, बस ये 3 ही है। सर, पुरानी बिल्डिंग है, सीसीटीवी कैमरा नहीं है। सर, ये डे शिफ्ट वाला वॉचमैन विश्वास पार्की, इसके फोन की रिंग जा रही है लेकिन ये उठा नहीं रहा। घर से उठा लो इसे और साथ में तीनों कारपेंटर्स को। सर, घर के दरवाजे पर कोई फोर्स एंट्री के निशान नहीं। मतलब राठी परिवार का कोई जान पहचान वाला ही या फिर थे, या फिर कोई ऐसा जिसका बिल्डिंग में खूब आना जाना था। हाँ बेटा, जो भी पहली फ्लाइट मिले पकड़ के चले आओ। हाँ ठीक है, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। अरुण जी, ऐसा कौन हो सकता है जो आपकी गैर हाजिरी में आपके घर आ सकता है और आपकी पत्नी उसको अंदर आने दे सकती है? देखिए, आपके घर के मेन दरवाजे पर फोर्स्ड एंट्री के कोई निशान नहीं। इसका मतलब यह है वो जो भी था, आपकी पत्नी उसे जानती थी। उन्होंने दरवाजा खोला और उसे अंदर आने दिया। सर, दीपा जी का मोबाइल स्विच ऑफ है और घर पे भी नहीं मिल रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी बीवी दीपा अब नहीं रही। लोकेश वर्मा जी क्राइम ब्रांच। जी सर, क्या हुआ? तुम्हारे मिस्त्री अरविंद, सुभाष और राम कहाँ हैं? सर, ये तीनों सुबह से यही काम कर रहे हैं, पूरा दिन यहीं पर थे। हमें मुकेश जी के लिए कुर्सियां और बेड बनाना है। विश्वास पार्की? हाँ, मैं ही हूँ। क्राइम ब्रांच। फोन क्यों नहीं उठा रहे बे? साइलेंट पर रखकर सो गया था सब। तेरी बिल्डिंग में कत्ल हुआ,
और तू फ़ोन साइलेंट पर रख के सो रहा। कत्ल? क्या बोल रहे हैं साहब? किसका? विश्वास पारखे। अरुण राठी के फ्लैट में कोई गया और उस आदमी की एंट्री तेरे रजिस्टर में नहीं है। उसने वहां दीपा राठी का कत्ल किया, उनका घर लूटा, और वो आदमी तू है। नहीं साहब, मैंने... तू नहीं तो तेरा कोई दोस्त होगा जिसको तूने बिल्डिंग में आने दिया, ये कांड करने दिया, फिर तेरी ड्यूटी बदली और प्रकाश आ गया ड्यूटी पर। साहब, मैं बहुत छोटा मामूली आदमी हूँ, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करके पेट पालता हूँ, फिर मैं क्यों खून करूँगा? खून तो हुआ है पारखे, घर भी लूटा गया है। तूने नहीं किया, तेरे किसी दोस्त ने नहीं किया, तो फिर वो आदमी कौन था जिसको तूने रजिस्टर में बिना एंट्री किए राठी के एक फ्लैट में जाने दिया? हाँ साहब, वो रुपेश तोमर आया था दोपहर के 2:30 बजे के आसपास। रुपेश तोमर राठी साहब के घर पे बावर्ची का काम करता था, तकरीबन 1.5 साल पहले। और तूने उसकी एंट्री करना जरूरी नहीं समझा? साहब, वो पहले वहाँ काम करता था, जाना पहचाना था, मैंने भी जाने दिया ऐसे ही। और वो वहां से वापस भी चला गया? हाँ साहब। पारखे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तू हमें कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है? गरीब हूँ, पागल नहीं हूँ जो आपसे झूठ बोलूँगा, वो भी खून के केस में। तूने रोका नहीं तभी तो कत्ल हुआ है पारखी। आराम से उन्हें अंदर जाने दिया, आराम से उन्हें बाहर निकलने दिया। अरे रोकना तो दूर, तूने उनकी एंट्री भी नहीं की। मुझे लगा दीपा मैडम ने बुलाया होगा किसी काम से, पहले काम जो करता था वो वहाँ पर। फिर भी तुझे एंट्री तो करनी चाहिए थी पारखे। अगर तूने एंट्री नहीं की तो कम से कम एक बार दीपा जी को बता तो देता, उनसे पूछ तो लेता। गलती तो हो गई मुझसे, लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि रुपेश ऐसा कुछ कर देगा। कसम से साहब, मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। अगर विश्वास पारखी ने बावर्ची रुपेश तोमर और उसके दोस्तों की रजिस्टर में एंट्री भी करवाई होती तो क्या उनके इरादे किसी के भी दिमाग में रजिस्टर होते? जब दीपा राठी ने दरवाजा खोला तब वो भी रुपेश के इरादे समझ नहीं पाई। दीपा की लाश बेडरूम में मिली, वो अंदर आए तब भी दीपा को उनके इरादों के बारे में कोई भनक नहीं थी। हम ये नहीं कह रहे कि जुर्म रोका जा सकता था, पर अगर सोचा जाए तो क्या उन लोगों को राठी परिवार के फ्लैट में जाने से रोका जा सकता था? क्या ऐसा हो सकता था कि उनके लिए दरवाजा ही ना खोला जाता? क्या अतीत की दस्तक सुनी जानी चाहिए थी? वो अतीत जो समय की धुंध में इतना ओझल हो गया था कि पीड़ित का पति अरुण राठी ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उस घर का एक पुराना बावर्ची घर में क्यों लौटा। लेकिन उसे तो हमने 1.5 साल पहले ही निकाल दिया था नौकरी से, फिर वो लौटा क्यों? और अगर लौट के आया भी तो दीपा ने अंदर क्यों आने दिया? इस सवाल का जवाब तो आप ही दे सकते हैं अरुण जी। कुल मिलाकर आपके घर से 3 करोड़ के जेवर, 6 लाख रुपए कैश और 5 कीमती घड़ियां चुराई गई। रुपेश तोमर के साथ 2 लोग और थे। रुपेश आपके घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। आपकी पत्नी घर पर अकेली थी, आपकी दोनों बेटियां भी बाहर थीं। रुपेश ने हाल ही में कभी आपसे कांटेक्ट किया था? कभी नहीं किया। जब तक हमारे यहाँ काम कर रहा था हमेशा चिढ़ा चिढ़ा रहता था, छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाता था। कितने साल काम किया रुपेश ने आपके घर? मुश्किल से कोई 8-1 महीने काम किया होगा। फिर मुझे ही लगा कि नहीं, बस बहुत हो गया। देखो रुपेश, अगर तुमको नहीं जम रहा है तो छोड़ के चले जाओ। पहले मेरा हिसाब कर दो, उसके बाद 1 सेकंड भी नहीं रुकूंगा यहाँ। किस बात का हिसाब? तुमने कितनी बार हमसे पैसे एडवांस लिए हैं? वो पैसे हमने कभी वापस मांगे? तुम अपने आप से हिसाब करके बताओगे? एडवांस की बात ही ना करो आप। क्यों ना करे? एडवांस पैसा नहीं होता क्या? हफ्ते में 2 दिन पार्टी, हर दूसरे दिन मेहमान, इतने लोगों का खाना बनाया, उसके कभी पैसे मांगे मैंने आपसे? महीने में कितनी बार जब हम घर पे नहीं होते तुम्हें किसी का खाना नहीं बनाना पड़ता, तब हमने तुम्हारे पैसे काटे क्या? मैडम जी, ये कोई बात नहीं हुई। महीने का पूरा पगार लेकर ही जाऊंगा। ए रुपेश, बहुत हो गया तुम्हारा। हाँ, अब भी कभी निकलो यहाँ से, नहीं तो सिक्योरिटी बुलाना पड़ेगा। चल जाओ जाओ।
बदला? लेकिन 1.5 साल बाद कोई बदला लेने क्यों आएगा इंस्पेक्टर साहब? वो भी इस तरह। दीपा को मार के क्या मिला उसे? क्यों किया उसने ऐसा? रुपेश का कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास? दीपा ही फोन करती थी उससे। मैं चेक करता हूँ, शायद मेरे पास हो। नहीं है। और दीपा जी का फोन गायब है। ये आया कहां से था आपके पास? मेरा एक दोस्त है हरीश, उसी ने भेजा था। हरीश का नंबर है मेरे पास। रुपेश की एक फोटो भी चाहिए हमें। रुपेश की फोटो? जी। वो तो कभी ली नहीं। हरीश का नंबर? हाँ, ये। और अब शुरू हो गई इन 3 युवकों की खोज जो कि सस्पेक्टेड किलर्स थे। एक था रुपेश तोमर, जो 1.5 साल पहले राठी फैमिली की नौकरी से निकाला गया था, और साथ में थे उसके 2 साथीदार जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं थी। हर खेल की एक टाइम लिमिट होती है, कुछ नियम होते हैं, लेकिन इस केस में पुलिस और कातिलों के बीच चला ये चूहे बिल्ली का खेल मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाँ जी, मैंने ही अरुण को रुपेश तोमर का नंबर दिया था। क्या? अरुण ने मुझसे कहा था कि उसे एक अच्छे कुक की तलाश थी। आप करते क्या हरीश जी? मैं स्टॉक मार्केट में ब्रोकर हूँ। रुपेश का नंबर आपके पास कहाँ से आया? मेरे घर पर एक मोंटू चौहान नाम का कुक काम किया करता था, जो 2009 में काम छोड़कर चला गया था। फिर एक दिन अचानक मोंटू मुझे हमारी सोसाइटी में मिल गया। अरे मोंटू, इधर आ। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते। तो अभी भी यही है? इस बिल्डिंग से तो अपना नाता जुड़ा है। फिलहाल मेहता साहब के यहाँ काम करता हूँ। अच्छा, मेरे एक दोस्त को भी महाराज की जरूरत है, तू उधर जाएगा? नहीं साहब, मैं मेहता साहब की नौकरी नहीं छोड़ सकता, लेकिन मेरा एक दोस्त है रुपेश, वो बहुत अच्छा खाना बनाता है और फिलहाल नौकरी भी ढूंढ रहा है सर। मेरा दोस्त विक्रोली में रहता है, वो उधर जाएगा क्या? हम लोग राजस्थान का गांव छोड़कर यहाँ काम करने के लिए आए हैं। अब यहाँ आकर क्या विक्रोली और क्या अंधेरी, एक ही तो बात है। मुझे उसका नंबर देना। 1 मिनट। ये रुपेश तोमर का नंबर, ये अभी ऑन होगा कि नहीं ये मुझे नहीं पता। मोंटू चौहान का नंबर भी दीजिएगा, क्योंकि अगर ये रुपेश का नंबर है भी तो इस वक्त बंद होगा। ये मोंटू चौहान का नंबर। सर, मैं एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊं? अरे हाँ, प्रियंका और तानिया के फ्लाइट का टाइम हो गया, जल्दी जाओ। हेलो, मोंटू चौहान। आप कौन? पुलिस। रुपेश तोमर को जानते हो? जानता हूँ, मतलब दोस्ती नहीं है, जानता था कभी। हम उसे ढूंढ रहे हैं और इस बारे में हमें तुमसे बात करनी है। हेलो, पीएसए अधिकारी बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। एक नंबर की लोकेशन डिटेल्स चाहिए थी। 4445677876। रुपेश तोमर का नंबर है, मर्डर केस है, एकदम अर्जेंट। सर, घर के एल्बम चेक की मैंने, उसमें एक फोटो में है रुपेश। रुपेश तोमर के फोन रिकॉर्ड्स को स्कैन किया, 2 नंबर्स के साथ वो लगातार टच में रहा है। मर्डर और लूट के टाइम पे रुपेश के साथ 2 लोग थे। जिन 2 लोगों के साथ वो लगातार टच में था वो ललित सिंह और पंकज सोलंकी। सर, दोनों के नंबर बंद आ रहे हैं और ये ललित सिंह और पंकज सोलंकी दोनों के नंबर राजस्थान के, जैसे इस रुपेश तोमर का नंबर है। स्विच ऑफ होने से पहले तक की तीनों की लोकेशन टैप करते हैं। मैं इस रुपेश तोमर से ऐसे ही टकरा गया था। अच्छा, ऐसे ही? कहाँ टकरा गया था ऐसे ही? राजस्थान के धौलपुर जिले के सरनपुर गांव का रहने वाला है ये रुपेश। मेरा गांव भी उसी के बगल में पड़ता है। वो यहाँ काम ढूंढ रहा था। मेरा काम तो यहाँ मलाड में है, एक घर में। मेरे लिए भी बात करना है यार, कहीं बड़ी तंगी चल रही है। तेरा मोबाइल नंबर दे, और सुन, फिक्र मत कर। यहाँ बम्बई में सांस लेने के लिए हवा मिले ना मिले,
नौकरी मिल जाती है। इस समय कहाँ है वो? मुझे कैसे मालूम होगा साहब कि इस वक्त वो कहाँ है? उस एक दिन के बाद मैं इतने सालों में उससे कभी नहीं मिला। पक्का? मैं सच कहता हूँ, रुपेश तोमर के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। मुझे तो लगा भी नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा। शक्ल से तो काफ़ी भला लगता था साहब। लेकिन शक्ल अकल पे चढ़ा हुआ एक मुखौटा होती है जो हम सब पहनते हैं। यही है रुपेश। और ये कौन है अरुण जी? इसको नहीं जानता मैं। आपके घर पे नौकर है अरुण जी, और आप इसे नहीं जानते? नहीं, क्या होता जब ज़्यादा गेस्ट आते हैं कभी, तो रुपेश किसी को बाहर से ले आता है उस दिन के लिए। मुझे लगता है शायद उसी में से कोई होगा, ये उसका हेल्पर। साहब यही रुपेश तोमर है, और उस दिन जो उसके साथ 2 आदमी थे उनमें से एक ये था साहब। नाम नहीं मालूम। पार्की ध्यान से अच्छे से देख, रुपेश के साथ जो 2 लोग थे उनमें से एक यही था। साहब यही वो दूसरा आदमी है। और तीसरा कौन था? नहीं मालूम साहब। जिन 2 नंबर्स के साथ रुपेश टच में रहा है वो नंबर्स किसी ललित सिंह और पंकज सोलंकी के। हमारे 3 सस्पेक्ट्स हैं। ये रुपेश तोमर जिसे हम जानते हैं, और ये जिसे हम शक्ल से पहचानते हैं। ये ललित या पंकज हो सकता है, और वो जो दूसरा नंबर है वो हमारे तीसरे सस्पेक्ट का हो सकता है। और ये जो है ये भी अरुण राठी के घर से अच्छी तरह से वाकिफ था। ये बात अलग है कि अरुण राठी नहीं जानते कि ये कौन है। सर ये है रुपेश तोमर, ललित सिंह और पंकज सोलंकी के फ़ोन रिकॉर्ड्स। सर इन तीनों के फ़ोन 12 जुलाई को दोपहर 4 बजे स्विच ऑफ हुए थे, और 12 जुलाई दोपहर को ही क्राइम भी हुआ था सर। फोन स्विच ऑफ होने से पहले की लोकेशन क्या है? विक्रोली सर, जहाँ मिस्टर राठी रहते हैं। सर तीनों के एड्रेसेस राजस्थान के हैं। मंटू चौहान ने बताया था कि ये रुपेश राजस्थान के धौलपुर जिले का रहने वाला है। गांव का नाम सहारनपुर है। सर बाकी दोनों के एड्रेसेस भी सेम है, जिला धौलपुर, गांव सहारनपुर। सर ये ललित और पंकज के फोटोग्राफ्स हमें उनके सिम कार्ड फॉर्म से मिल जाएंगे। हाँ साहब, रुपेश के साथ यही दोनों थे, और ये उस दूसरे वाले फोटो में भी था जो आपने दिखाया था। रुपेश तोमर, ललित सिंह, पंकज सोलंकी, इन तीनों ने ही आपकी मिसेस दीपा जी का कत्ल किया है और आपका घर लूटा। इस बात की पूरी संभावना है कि इन लोगों को पहले से मालूम था कि दीपा जी इनको अकेली मिलेंगी। दीपा जी की तरफ से किसी तरह की कोई झड़प नहीं हुई है। सरप्राइज अटैक हुआ होगा। विक्टिम ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। चांसेस हैं कि उन तीनों के पास हथियार थे, छुरे। रुपेश, रुपेश ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो तुम? विक्टिम के पास रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं रहा होगा, चिल्लाई भी नहीं होंगी, और गला कटने के बाद रिपीटेड स्टैबिंग सुन। बात समझ में नहीं आ रही है, दीपा ने दरवाजा खोला ही क्यों? दीपा जी को उनके इरादों के बारे में मालूम नहीं होगा, फिर भी दीपा जी को उनको घर के अंदर नहीं लेना चाहिए था। लेकिन 1.5 साल बाद क्यों लौटा? पैसों की खुशबू सालों तक रहती है अरुण जी। उन 8 महीनों में जब वो आपके यहाँ काम कर रहा था, उसने सब कुछ देखा होगा। क्या कहाँ पर रहता है, क्या आता है, क्या जाता है, कैश, जेवर, कीमती चीजें। तो आपका मतलब है कि प्लानिंग तब से चल रही थी? पॉसिबिलिटी तो है। जब हम उन तीनों को धर लेंगे तो पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके इरादे, उनकी प्लानिंग, लूट के साथ उन्होंने क्या किया। रुपेश तोमर, ललित सिंह और पंकज सोलंकी, इन तीनों के अलावा इस केस में और कोई संदिग्ध नहीं थे, और इन तीनों तक पहुंचना एक मुश्किल पहाड़ साबित हुआ। पुलिस ने क्या नहीं किया, शहर के हर एग्जिट रूट को सील किया, हर कांटेक्ट, हर लिंक का इस्तेमाल किया, लेकिन यह केस एक ऐसा केस साबित हुआ जहां क्रिमिनल्स मानो अदृश्य हो गए, हवा हो गए। जोशी, कदम, तुम दोनों राजस्थान के लिए रवाना हो जाओ तुरंत। अपने साथ बेस्ट टीम लेकर जाओ। सर। अधिकारी, इन तीनों के साथ किसी का कोई दूर दूर का भी रिश्ता हो, दोस्ती का, दुश्मनी का, सबको अंदर लो। सर।
रंजीत पटेल? जी नहीं, मैं ऋषि बोल रहा हूँ। तो फिर रंजीत पटेल कौन है? वो मेरे सेठ जी हैं। जी मैं यहीं मुंबई सेंट्रल में रहता हूँ। मिस्टर पटेल, ललित सिंह नाम के आदमी के फ़ोन रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला है, कैसे जानते हैं उसे? जी वो सिम कार्ड तो मेरे ही नाम का है, मगर मैं उसे यूज़ नहीं करता हूँ। ये तो मैंने अपने बावर्ची ऋषि के लिए खरीदा था। साहब मैं जानता हूँ ललित सिंह को, वो भी मेरी तरह बावर्ची ही है। हम दोनों आसपास के गांव के हैं। इस वक्त कहाँ है ललित सिंह? हुकुम, 3 महीने हो गए हो, हमारे छोरे ललित के साथ हमारी कोई बात ना हुई। ललित यहाँ आखिरी बार कब आया था? उसे तो बहुत वक्त हो गए हो। साहब जी, ये हमारे बेटे पंकज की बिंदड़ी, हमारी तो छोड़ो, उसने कई दिनों से इससे भी बात नहीं करी। कितने दिनों से बात नहीं करी बेटा पंकज ने? 7 महीने से। नेहा जी आपका पति और ओम प्रकाश जी आपका बेटा पंकज सोलंकी कत्ल के केस में वांटेड है। देखिए ओम प्रकाश जी, आप लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। पंकज हम पुलिस वालों को जितना भगाएगा हम उसे उतना तड़पाएंगे। और ये बात मैं आपसे भी कह रहा हूं, हमसे कुछ भी मत छिपाइए, कुछ भी। हमारे छोरे ललित को हमारी कोई फिक्र ना है। उसकी माई जिए या मरे, उसको कोई लेनो देनो नहीं है। और अब आप बोल रहे हो कि उसने किसी का खून किया? खून के साथ साथ ढेर सारे पैसे और जेवर भी लूटे। क्या? तो अगर वो आपको कहीं मिलता है या उससे बात होती हमें ज़रूर बताइए, उसी में सबकी भलाई होगी। साहब ललित को जानता हूँ, मगर ये पंकज और रुपेश कौन है पता नहीं साहब। ललित है कहाँ इस वक्त? पता नहीं साहब, फोन पे ही बात होती है। क्यों, मिलते नहीं थे? महीनों से नहीं मिले साहब। हम दोनों आसपास के ही गांव के हैं। मुंबई साथ में ही आए थे 1.5 साल पहले। ट्रेन में हम दोनों एक ही डिब्बे में थे, सो थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई। कोई खास दोस्ती नहीं है साहब। ललित काम कहाँ करता है? थाने में किसी आशीष गुप्ता के यहाँ काम करता है। मेरी तरह खाना बनाता है वहाँ पे। इस आशीष गुप्ता के घर का पता है तुम्हारे पास? नहीं साहब, पता तो नहीं मालूम, मगर मैं वहाँ आपको ले जा सकता हूँ। मैं एक बार ललित से मिलने गया था वहाँ पे। हुकुम, रुपेश 4 महीने पहले आया था, जब उसकी बिन्नी शिल्पा की तबीयत खराब थी। शिल्पा जी, आपके पति रुपेश ने मुंबई में एक अकेली औरत को जान से मार दिया और फिर उसका घर लूट लिया अपने 2 दोस्तों के साथ। हमारे से तो उन्होंने 4 महीने से बात तक नहीं की है फोन पे। हुकुम, मोरो रुपेश ऐसा नहीं है। लेकिन जिस औरत का उसने खून किया, पहले वो वही काम किया करता था। फिर तनख्वाह को लेकर वहाँ मालिकों से झगड़ा हुआ और उसे काम से निकाल दिया गया। ये करीब 1.5 साल पहले की बात है। उसके बाद वो कहाँ काम कर रहा था? हमारे को कुछ नहीं पता हुकुम। 1.5 साल में 3-4 बार गाँव आया। अब उसकी बिन्नी पेट से, इसलिए 4 महीने पहले चेहरा दिखाया। उसे देखे बिना ही हमने उसका असली चेहरा देख लिया है, काफ़ी भयंकर। तो उस चेहरे को छुपाने की कोशिश ना करें। वैसे भी ज़िंदगी मुश्किल में है, उसे और बदतर ना करें। सर, ललित पिछले 6 महीने से हमारे यहाँ खाना बनाता था, फिर अचानक बिना कुछ बोले 2 हफ्ते पहले वो काम छोड़कर चला गया। ललित यहीं रहता था? जी नहीं, दोपहर में खाना बनाने आता था और फिर शाम को, फिर उसके बाद अपने घर चला जाता था। फिर अचानक से 2 हफ्ते पहले उसने काम पर आना बंद कर दिया। अब तो फ़ोन भी नहीं उठाता। हम लोगों को इतनी तकलीफ हुई, बताकर भी नहीं गया। ऊपर से हम लोगों ने रिप्लेसमेंट भी नहीं ढूंढी थी। आपसे पहले वो कहाँ काम करता था? आप लोग टच में कैसे आए उसके? वो ऋषि है ना, जिसका जिक्र आपने किया, वो पहले इसी कॉलोनी में एक घर में काम करता था। तो उससे मैंने एक दिन बोला कि कोई खाना बनाने वाला हो तो बताओ। तो उसने ललित को हमारे पास भेज दिया। रूपेश तोमर, ललित सिंह और पंकज सोलंकी, इन तीनों के घर वालों से बात हो चुकी है। और इन तीनों ने अपनी फैमिलीज को कांटेक्ट ही नहीं किया होगा? जी हाँ सर, लेकिन हमने इन तीनों घरों को सर्विलेंस पर डाल दिया है। मैं और तरुण बारी बारी से नजर रख रहे हैं। खास करके रुपेश के घर पर नजर रखो। तरुण बता रहा था कि उसकी वाइफ 6 महीने की प्रेग्नेंट है। वो अपने घर कांटेक्ट करेगा ही करेगा। यस सर। सर, शहर के ज्वेलर्स एसोसिएशन ने पूरी कोऑपरेशन का वादा किया है। मुंबई की हर शॉप को नोटिस भेज दिया गया है। ये गहने कहीं पे भी बिकने के लिए आएंगे, हमें तुरंत इत्तला मिल जाएगी। 6 लाख रुपए कैश भी है उनके हाथों। सर, रिहायशी में 6 लाख उड़ा देंगे। जल्दी उनको ज्वेलरी बेचने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी चिंता की बात है अधिकारी, 6 लाख रुपए बहुत होते। इतने पैसों के साथ वो कहीं भी कई दिनों तक, महीनों तक बाहर रह सकते हैं। अलग अलग जगहों पर जेवर भेज सकते हैं, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी। एस्टिमेशन के हिसाब से 3 करोड़ के जेवर हैं उन लोगों के पास। मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो ना अधिकारी?
समझ रहा हूँ सर। इन लोगों का फ़ोन अभी भी स्विच ऑफ है, वरना ट्रेस कर लेते हैं। कोई लीड भी नहीं मिल रही। लीड मिलेगी अधिकारी, जरूर मिलेगी, बस हमें खोदते रहना पड़ेगा। अपने सारे खबरी नेटवर्क को स्पेशल ड्यूटी पर लगा दो। सारी कुक सप्लाइंग एजेंसी को कांटेक्ट करो। बेशक उन्होंने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ किए हैं, लेकिन हमें 24 घंटे ऑन रहना है। अब हमारा बस एक ही मकसद है, दीपा राठी के कातिलों को उनकी सही जगह पर पहुंचाना। एक दो बार पंकज सोलंकी से मिला हूँ, वो भी मेरे जैसे खाना बनाता है घरों में। किसके यहाँ खाना बनाता है वो चैम्बूर में अनिल देसाई जी हैं। पंकज वहीं खाना बनाता है और वहीं रहता भी है। सर 2 हफ्ते पहले पंकज अपना सामान लेकर यहाँ से गुल हो गया। मैंने उसे बहुत सारे फ़ोन किए, मगर मेरे एक भी फ़ोन का उसने जवाब नहीं दिया। पंकज को आपने किसके कहने पर रखा था? सी विंग में सिन्हा साहब रहते हैं, उसके वहाँ पे है गौरव, उसके थ्रू मैं पंकज को मिला। सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे नहीं मालूम कहाँ गया पंकज। मैंने तो उसे कई बार फ़ोन ट्राई किया, फिर अनिल जी को सामने से बोला नहीं लौटेगा शायद। तो इस वक्त कहाँ है पंकज? ये कहाँ हो सकता है? मुझे नहीं मालूम साहब, वो मेरे गांव का है, राजस्थान का। पता है हमें, लेकिन वो राजस्थान में अपने गांव अभी तक पहुंचा नहीं है। हमें सर्विलेंस बिल्कुल भी ढीली नहीं होने देनी है। टीम्स बदलते रहो। हो सकता है उनको शक हो गया हो हमारे बार बार उन्हीं लोगों को देखते हुए, और हो सकता है उन तीनों की फैमिलीज को किसी ने इन्फॉर्म कर दिया हो, और उन तीनों की फैमिलीज ने हमारे टारगेट्स को। हमें पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल भी नहीं। जी सर, नहीं हटाएंगे। 3 दिनों में टीम चेंज करेंगे। वैसे यहाँ के सबसे माहिर खबरियों को काम पर लगा दिया हमने सर। पूरे जिले में लुकआउट ऑर्डर है, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह। गुड, प्रेशर बनाए रखो। 1 सेकंड की भी चूक नहीं होनी चाहिए मनोज। क्लियर? सर इस गौरव से तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। राजस्थान से भी कोई पॉजिटिव लीड नहीं अधिकारी। कहाँ गायब हो गए थे? सर अभी तक 116 बावर्चियों से पूछताछ की, 9 प्लेसमेंट एजेंसीज को टैप किया। पूरा का पूरा खबरी नेटवर्क डबल टिप के वादे पे काम कर रहा है। हमारी तलाश को 4 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। 3 छोटे मोटे क्रिमिनल्स ऐसे जिनका कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उनके लिए मुंबई छिपने के लिए बहुत बड़ी जगह है। 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी है अधिकारी। सर अगर उन्होंने मुंबई छोड़ दिया हुआ तो? अब तो और मुश्किल हो। इतना अच्छा सर्विलेंस सिस्टम है रेलवे स्टेशन पर, चेक नाका पर, बस स्टेशन पर, हर जगह, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं छिप सकते हैं। ज्वेलरी बेचे जाने की भी कोई खबर नहीं है सर। हमारे रडार से बाहर बेची गई होगी। तब तो हमें अपना रडार और दूर तक फैलाना होगा अधिकारी। 3 लोग आते हैं, एक अकेली औरत की निर्दयता के साथ हत्या करते हैं, उसका घर लूटते हैं और फिर हवा हो जाता है। ये सही है कि लोगों के दिमाग में क्या पनप रहा होता है ये किसी को नहीं पता, लेकिन अधिकारी इस वक्त हमारी नाक के नीचे एक संगीन इरादा सफल हुआ है। हमें पता है क्रिमिनल्स कौन, फिर भी वो फरार। अधिकारी, हमें अपनी तलाश हर दिन हर घंटे और मजबूती से बढ़ानी, और आई एम श्योर हमारी ये तलाश अपनी मंजिल तक पहुंचेगी जरूर। जुर्म और मुजरिम कानून से ऐसे तो नहीं बच सकते। तीनों संदिग्ध फरार थे और 1 महीने की कड़ी से कड़ी तलाश के बावजूद उनका साया तक नजर नहीं आ रहा था। क्या ये तीनों कभी पकड़े जाएंगे?
या फिर ये तीनों किसी ऐसी जगह छुपे हुए थे जहां पर कानून के लंबे हाथ भी छोटे पड़ जाते। इन तीनों मुजरिमों के पास सबसे शक्तिशाली और खतरनाक हथियार था पैसा। पैसा सिर्फ हथियार नहीं बल्कि वो मास्टर चाबी है जो न जाने कितने दरवाजे खोल सकता है और हमेशा के लिए बंद भी कर सकता है। पर क्राइम ब्रांच इनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। इन तीनों आरोपियों से संबंधित हर किसी से पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पुलिस इन तीनों क्रिमिनल्स की तरफ 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। इन तीनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ये तीनों आम लोग थे, नौकरी की तलाश में मुंबई आए युवक थे जो गांव में अपने परिवार वालों को पैसा भेजना चाहते थे। लोगों के घरों में खाना बनाकर पैसा कमा रहे थे और फिर ये तीनों इतना संगीन जुर्म कर बैठे। पुलिस ने उनके अतीत का हर पन्ना फाड़ लिया था, लेकिन उनके वर्तमान का एक भी वाक्य, एक भी शब्द ना तो नजर आ रहा था और ना ही सुनाई दे रहा था। लेकिन पुलिस की नजरें करीबी भविष्य पर टिकी थीं, जहां उन्हें ये तीनों सलाखों के पीछे नजर आ रहे थे और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो अपनी पूरी ताकत जुटा रहे थे। क्या क्राइम ब्रांच की टीम आखिरकार सफल हो पाई? खूनी और लुटेरे रुपेश तोमर, ललित सिंह और पंकज सोलंकी की तलाश की कहानी को हम अंजाम देंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.